बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो ज़हरा और ज़हीर का निकाह कराने वाले वकील, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के अंदर कुछ संगीन गलतियां भी वो कर गए। वो संगीन गलतियां क्या हैं ये मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। और निकाह का मामला जो है वो भी बड़ा अजीब व गरीब सा हो गया है। उसके बारे में कुछ नए इंकशाफात वकील साहब ने किए हैं, वो भी आपके सामने रख देती हूँ। मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर ज़रा उनके उस इंटरव्यू की तरफ आ जाती हूँ, जहाँ पर उन्होंने दुआ ज़हरा और ज़हीर के वेयर अबाउट्स के बारे में बताया, जहाँ पे दुआ के वालिद बार बार कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता मेरी बेटी कहाँ है, उसके वेयर अबाउट्स का, उसकी मौजूदगी कहाँ है, उस बारे में हमें कुछ इल्म नहीं, ना ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कुछ पता है। हमें सब मालूमात जो है वो मीडिया से ही मिलती है। मैंने भी आपको बताया कि हैरत की बात है कि मीडिया वाले तो इंटरव्यू भी ले लेंगे, लेकिन वालिद को नहीं पता चल पा रहा कि दुआ किधर है। तो इसी बारे में वकील साहब कहते हैं कि दोनों एक मियाँ बीवी की तरह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हो, कोई जगह वो तब्दील नहीं कर रहे, बल्कि वो अपने आबाई गाँव हवेली लखा में मौजूद है। और फिर वो कहते हैं कि हो सकता है कि एक आध दिन में उनका लाहौर का कोई चक्कर भी लगे, वो वकील साहब के साथ राबते में है। उन्होंने कहा कि मेरी उनके भाई से भी बात हुई थी किसी काम के सिलसिले में आजकल में, यानी कि उनकी फैमिली के मेंबर्स जो है वो मेरे साथ इंटैक्ट हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि दुआ और ज़हीर जो है वो मीडिया के सामने इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनकी मर्ज़ी इसमें अभी शामिल नहीं है। बेसिकली दुआ और ज़हीर के बारे में बार बार मुख्तलिफ यूट्यूबर्स भी कहते हैं कि हम उनका इंटरव्यू करेंगे, अनकरीब करेंगे, लेकिन मैंने आपको कहा था कि वो इंटरव्यू नहीं देंगे। उसकी वजह यह है कि वकील साहब ने उनको यकीनन मना किया होगा। ये कानूनी नुक्ता है जो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो वो इतने समझदार नहीं है और किसी भी इंटरव्यू के दौरान कोई उन्होंने गलत जुमला कह दिया या कोई ऐसी बात वो उनके केस को कमज़ोर कर सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वकील साहब उनको ये मशवरा देंगे। एनीवे, वकील साहब कहते हैं कि वो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि दुआ जो है वो कहती है कि मैं अपने वालिदैन से कोई बात नहीं करना चाहती, उनके सामने नहीं आना चाहती, चाहे वो डर है या जो भी है, लेकिन वो अपने वालिदैन के सामने नहीं आना चाहती। तो ऐसे में ज़हीर जो है उसका सामने आने का कोई मकसद बनता नहीं है। अब ज़हीर भी कहता है कि मैं मीडिया के सामने नहीं आना चाहता हूँ क्योंकि हमने शादी कर ली है और हम अपनी ज़िंदगी जो है हंसी खुशी गुजारें। तो अगर किसी को मसला है तो वो आ जाए, हमसे मिले, हम इनकार नहीं करेंगे। लेकिन बहुत से लोग उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन ये भी है कि उनको मुसलसल इनकार ही हो रहा है। लेकिन वकील साहब कहते हैं कि उनकी तरफ से कोई इनकार नहीं, अलबत्ता दुआ खुद नहीं आना चाहती, हमने तो मना नहीं किया। अच्छा, उसके बाद एक जो बड़ी गलती वकील साहब कर गए वो क्या है। बेसिकली सिंध हाई कोर्ट का एक नोटिस जो है वो जारी हुआ है, जिसमें ये कहा गया कि 19 तारीख को दुआ और ज़हीर को अदालत में सिंध हाई कोर्ट में पेश होना है। अब जब अदालत का इस तरह का हुक्म आ जाता है तो फिर पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है, सिंध पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ जाएंगे, उनको प्रोड्यूस करेंगे और उनको यहाँ लेकर आएंगे। ऐसे में कुछ भी कहा जा सकता है। देखिए, जब उनके वेयर अबाउट्स का पता नहीं होगा, अब वकील साहब ने एक तो ये कह दिया कि मुझे पता है और मैं उनसे राबते में हूँ। पीछे वकील साहब ने ये भी कहा था कि मुझे इन्होंने तस्वीर अपनी भेजी है, बड़े हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं एंड दे वेरी हैप्पी टुगेदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके वेयर अबाउट्स का एटलीस्ट वकील साहब को तो ज़रूर पता है, उसके भाई को भी, ज़हीर के भाई को पता है, उसके चचा को भी पता है। तो फिर अगर पुलिस ये कहेगी कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, तो ये एक बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी और अदालत जो है इस पर बासपुर्स पुलिस से भी करेगी कि वो कैसे कह सकते हैं। और फिर ये भी कहा जा सकता है कि वकील साहब से पूछा जाए कि वो कहाँ पर है, या जो भी तरीक़ाकार होगा। लेकिन जो बड़ी गलती वकील साहब कर गए वो ये है कि बेसिकली आमतौर पे जब कोर्ट के नोटिस आते हैं, जो एक आम रूटीन है, जो लोग कोर्ट में पेश नहीं होना चाहते या बात को डिले करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो कोर्ट का नोटिस उनके एड्रेस पे भेजा जाता है उसको वो रिसीव ही नहीं करते। आमतौर पे जब कोर्ट की तरफ से बार बार नोटिस जाता है तो फिर उनका जो रिहाइश का होती है उसके बाहर कई दफ़ा नोटिस को चस्पा भी, यानी कि लगा दिया जाता है। ऐसे में पार्टी जो है वो क्लेम कर सकती है कि जी हमें नोटिस तो मिला ही नहीं। ऐसे में अब जब इनसे सवाल किया जा रहा था कि जी सिंध हाई कोर्ट का नोटिस जो है वो आपको 19 मई का जो नोटिस है उस पर क्या आपकी पोजीशन है, दुआ और ज़हीर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, या आप उनकी जगह जाएंगे। तो उस पर वकील साहब कहते हैं कि जब हमें सिंध हाई कोर्ट का नोटिस मौसूल होगा तो फिर हम मामले को देखेंगे। हमारी जो प्रोफेशनल ड्यूटीज़ बनती हैं, जाहिर है हमने भी कानून का रास्ता लेना है। एक हल्की फुल्की सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मेहदी साहब के वकील ने बताया कि ऑफिशियल्स को सवाल किया गया है कि 164 की स्टेटमेंट कहाँ से लेकर आए। मतलब अच्छा चले, मैं इस पर अभी बात करती हूँ, लेकिन मैं आपको पहले ज़रा एक चीज़ बता दूँ। वकील साहब ने जब ये बात कर दी ना कि जब हमें मौसूल होगा, इस तरह के केस का रेफरेंस कुछ केसेस का मौजूद है जहां पर मीडिया में बात करते हुए कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ जो कि वेल नोन थी, उन्होंने जब ये कहा कि हमें तो भी नोटिस जब मिलेगा तो हम इस पे बात करेंगे, लेकिन उनकी बात से ये अंदाज़ा हो रहा था कि उनको मालूम है कि नोटिस जारी कर दिया गया है। तो उसको अदालत ने ऐसे ही लिया था कि नोटिस जो है उसका
उनके इल्म में होना जो है वो करार पाया, यानी कि उनको इस नोटिस के होने का इल्म है। तो यहाँ पर जो नोटिस भेजा जाएगा अगर उसको रिसीव नहीं किया जाएगा, डिलेइंग टैक्टिक्स जो इस्तेमाल करने थे वो ऑप्शन जो है वो ज़रा ख़त्म कर दिया है वकील साहब ने ये कहकर कि जब मुझे मौसूल होगा, यानी कि उनको मालूम है कि वो नोटिस जारी कर दिया गया है, क्योंकि उनको ये बताया भी जा रहा था, उन्होंने उसके जारी कर देने के हवाले से इकरार भी किया। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि जैसा कि ख़ुद मीडिया पर आकर कहा जा रहा है उनके वेयर अबाउट्स के बारे में नहीं मालूम है, जबकि वकील साहब तो कह रहे हैं कि वेयर अबाउट्स का पता है और मेरे साथ राब्ते में है, मेरी मुलाकात भी होगी। अच्छा, अब जब ये कहा जा रहा है कि वेयर अबाउट्स का नहीं पता, तो फिर नोटिस कहाँ भेजा जाएगा, नोटिस कैसे मौसूल होगा, लीगल तरीके से अप्रोच किया गया तो हम ज़रूर इस पर मुआवनत करेंगे, वकील साहब ने कहा। तो उन्होंने खुद ही अपना टैक्टिक बता दिया कि हम ये इस्तेमाल करेंगे तरीक़ाकार। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो नोटिस जो है वकील साहब के एड्रेस पर भेजा जाए, क्योंकि वो उनके वकील हैं और उनका रिसीव करना ना करना जो है वो भी मानी रखता है। एनीवे, अब वो कहते हैं कि जिस तरह से दुआ ज़हरा और ज़हीर उनसे आकर मिले थे, यहाँ पर एक और बड़ा इंकशाफ उन्होंने किया। दुआ और ज़हीर के बारे में पहले तो वकील साहब ने ये कहा था कि ये वॉक इन क्लाइंट्स थे, ये मुझे वहाँ पे मिले ऐवान अदल में, उसके बाद फिर मैंने इनको कहा ऑफिस आ जाए, फिर हम वहाँ पे बैठे और जो कुछ भी है। लेकिन अब उन्होंने एक और बात कही कि बेसिकली एक और लड़का था हसीब, जो कि इन दोनों को लेकर आया था उनके पास। कुछ इस तरह की बातें, हसीब भी कोई इनका कज़न है, कुछ इस तरह के मामलात हैं कि वकील साहब के अलावा मौलवी साहब ने, मैं यहाँ पे गलत ना हूँ इसलिए मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ, कि हसीब नामी जो लड़का है वो इनको लेकर आया था इन दोनों को इनके पास। और एक और चीज़, निकाह खां के हवाले से एक बड़ा इंकशाफ मैंने करना है। देखिए, निकाह खां ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि ये दोनों बच्चा बच्ची मेरे पास आए थे, मैंने जब इस बच्ची की शक्ल देखी मुझे इसमें अपनी बेटी नज़र आई, मैंने कहा माँ बाप को बुलाओ, तो ये एक डमी माँ ले आए, मैंने इनकार कर दिया और मैंने निकाह नहीं किया। उन्होंने साफ कह दिया कि मैंने फिर निकाह नहीं किया, लेकिन निकाह नामे में इन्हीं का नाम लिखा हुआ है। अब वकील साहब ने इस बारे में एक और बड़ा इंकशाफ किया है, उन्होंने कहा है कि ये निकाह खा तो वो है ही नहीं, ये दूसरे निकाह खा है जिन्होंने निकाह पढ़ाया था। यानी कि अब तक मीडिया के ऊपर जिस निकाह खा को बार बार दिखाकर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने निकाह तो पढ़ा ही नहीं, तो फिर निकाह हुआ कैसे। तो अब वकील साहब ने ये बात क्लियर की है कि निकाह खा कोई और थे, ये वो निकाह खां नहीं थे। और उन निकाह खां से मिलवाने वाला भी ये शख्स हसीब था। हसीब बेसिकली दुआ ज़हरा और ज़हीर को मिलवाने वाला था उन निकाह खां से। उसकी बेसिकली निकाह खां से मुलाकात हुई थी। निकाह खां ने इस बारे में कुछ इंकशाफात किए, उसने बताया कि हसीब नामी जो शख्स है ये कोई टैक्सी वगैरह चलाता था गालबन, और मुझे तो अब ये शक हो रहा है कि ऑनलाइन टैक्सी पिलाने वाला भी हसीब ही ना हो। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो हसीब है, मैंने इसकी टैक्सी पर एक दफ़ा सफ़र किया था और ये ही मुझे इनके पास लेकर आया था। उसने कहा कि मौलवी साहब मैंने एक निकाह पढ़वाना है, क्या आप पढ़ देंगे? उन्होंने कहा पढ़ दूंगा। फिर वो कहते हैं कि इन दोनों लड़का लड़की को लेकर मेरे पास आ गया, लेकिन जब मैंने उनकी उम्र देखी तो मुझे मामला कुछ मशकूक लगा और मैंने इनकार कर दिया। तो हसीब के बारे में ये बताया जा रहा है कि हसीब बेसिकली ज़हीर का कज़न है और ज़हीर ने इससे कहा था कि मैं निकाह पढ़वाना चाहता हूँ, और इसको याद आ गया कि मैं एक मौलवी साहब से मिला था जो मेरी टैक्सी में थे, मैंने इनका नंबर लिया था। फिर इसने मौलवी साहब से जब सवाल किया कि आप निकाह पढ़ देंगे, तो उन्होंने जब हामी भरी तो फिर ये इन दोनों को लेकर वहाँ पर गया था। तो जनाब ये भी एक मामला जो है ये यहाँ पर तय पाया। अब जब उनसे पूछा गया कि आपके पास जब दुआ और ज़हीर आए थे तो अकेले आए थे, तो वकील साहब ने कहा कि अकेले आए थे, लेकिन हसीब नामी एक कैरेक्टर जो है ये एक नया इंकशाफ एक और इंटरव्यू में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि हसीब नामी एक लड़का है जो इन दोनों को लेकर वकील साहब के पास भी गया था, मौलवी साहब के पास भी गया था। अच्छा, अब जब वकील साहब कहते हैं कि 18 साल उम्र है, ये मैं देख कर कह सकता हूँ, प्रोफेशनल एक वकील हूँ, और जाहिर सी बात है दुआ ने बताया कि उसकी उम्र 18 साल है, मुझे देखने में भी ऐसे ही लगा कि वो 18 साल है, तो मैं कहता हूँ कि वो 18 साल है। 14 साल सोशल मीडिया पर रिलीज़ की जा रही है, उसके वालिदैन कह रहे हैं वीडियो देखने और फिज़िकली सामने से देखने में बड़ा फ़र्क होता है उनके मुताबिक। और ज़हीर की उम्र उन्होंने कहा कि 21 साल है, उसके पास तो उसका अपना शनाख्ती कार्ड भी था, तो ये मैंने देख लिया था कि उसकी 2001 की पैदाइश है। दुआ ने बताया था कि उसके डॉक्यूमेंट्स वालिदैन के पास है, कराची से वो भाग कर आई है, रन अवे मैरिज थी, और दुआ ज़हरा और ज़हीर का निकाह लाहौर में हुआ था इसलिए। अच्छा, अब ये पूछा गया इनसे कि निकाह अदालत में हुआ था या मस्जिद में हुआ था, तो उन्होंने कहा कोर्ट में हुआ था। तो इन्होंने भी इस बात का इंकशाफ किया है, क्योंकि पहले ये बात आ रही थी कि निकाह मस्जिद में हुआ था, लेकिन मस्जिद में नहीं हुआ था। मस्जिद में गए ज़रूर थे, लेकिन इमाम मस्जिद ने, यानी कि वो मौलवी साहब ने इनकार कर दिया था। और अब निकाह खां जो हैं, जिनको के नामज़द मुल्ज़िम ठहराया गया है पुलिस चलान में भी, तो फिर वो निकाह खां नहीं होंगे जिनका मुख्तलिफ जगहों पर इंटरव्यू देखते रहे, बल्कि ये वो निकाह खां होंगे जिन्होंने कोर्ट में इन दोनों का निकाह पढ़ाया है।
تو اس پہ بلکہ واضح اسٹیٹمنٹ بھی وکیل صاحب کی موجود ہے جو میں بتا دیتی ہوں. انہوں نے کہا کہ اصل میں پولیس کو غلط فہمی ہوئی ہے, نام دونوں کے سیم ہیں, نکاح خواں کو کسی اور نکاح خواں کو اٹھا لائے ہیں. انہوں نے بتایا کہ نکاح خواں وہ نہیں تھے, اور اس نے ظاہر سی بات ہے یہی بولنا ہے کہ میں نے نکاح نہیں پڑھایا, کیونکہ وہ نکاح خواں مسلسل کہتا ہے نکاح ہی نہیں پڑھایا, تو سب کہتے جی یہ نکاح تو پھر ہوا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا اصل میں دونوں کے نام ایک ہے, اصل نکاح خواں میرے رابطے میں ہے, میں نے اس سے کانٹیکٹ نمبر لے لیا تھا, میں نے دعا سے پوچھا کہ آپ کو کون لے کر آیا ہے, دعا نے مجھے بتایا کہ میں خود آئی ہوں, خود اکیلی کراچی سے گاڑی رینٹ کر کے آئی ہوں, اور وہی باتیں انہوں نے ریپیٹ کی کہ 20-22 ہزار روپے جو بھی اس نے کرایہ دیا تھا اور سب کچھ. تو اس کے علاوہ وکیل صاحب نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ پاسبلٹی ہے کہ وہ آ سکتی لڑکی اتنے دور سے, تو انہوں نے کہا کہ جی جب لڑکی اتنا دلیرانہ اسٹیپ لے لیتی ہے کہ میں جب شادی کرنی ہے والدین کو چھوڑ دیتی ہے تو اکیلی بھی آ سکتی ہے ان کے بقول. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ظہیر نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اس کے گھر والے اس شادی پر راضی تھے کہ نہیں, البتہ ظہیر کے بھائی جو ہے شبیر اس کے بلانے پر آیا, لیکن وہ بھی اس وقت تک اس بات سے واقف نہیں تھا, لیکن پھر وہ وہاں پر گواہ ضرور بنا تھا. اس نے کہا کہ آپ نکاح پڑھوا دے, جو بھی لیگل کارروائی ہے کرے. شبیر کو پہلے اس چیز کا علم نہیں تھا, جب اس کو بتایا تو وہ بہت حیران بھی ہوا. اچھا, اور پھر پروفیشنل گینگ کا حصہ ہیں کہ نہیں, اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ میں لا گیٹ کے نام سے ایک فرم کا CEO ہوں, کچھ ڈھکا چھپا نہیں رکھا, پنجاب بار کاؤنسل میں میری باقاعدہ رجسٹریشن ہے, نہ ہی میرا کوئی پرانا ایسا ریکارڈ ہے, کسی گینگ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. وکیل ہونے کے ناطے میرے پاس سب لوگوں نے آنا ہوتا ہے, جرائم پیشہ افراد نے بھی آنا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مجرم ہوں یا کسی گروہ کا سرغنہ ہوں یا ایسے کسی جرم میں ملوث ہوں. تو وکیل صاحب جو اس بات پہ نالا رہتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں دیا جاتا, تو چلے جی ان کا بھی پوائنٹ آف ویو دے دیا. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ انہوں نے جو کیا وہ صحیح کیا, انہوں نے جو کیا وہ بہت غلط کیا. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قانون کیا کہتا ہے اس شادی کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ نکاح پنجاب میں ہوا ہے, پنجاب کا قانون اس پر لاگو ہوگا. تو جناب بہت سی باتیں انہوں نے کی, لیکن میں نے اس میں سے چیدہ اہم پوائنٹس آپ کو بتا دیے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور مزید ڈیٹیلز کے ساتھ حاضر ہوں گی. کچھ غلطیاں بھی ہوئی ان سے انٹرویو کے دوران, کچھ باتیں انہوں نے بتائی اور کچھ انکشافات نکاح خواہ کے حوالے سے, وہ سب آپ کے سامنے رکھے گے اس ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.